तो एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है। ओके बेटा, क्या हो गया? स्पेस नहीं है, स्पेस तो इधर भी नहीं है, उधर करो थोड़ा सा। हाँ, हो गई स्पेस। हाँ बस, अब इधर ध्यान दीजिए। ओके, जस्ट फोकस हियर। एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है और उसकी शुरुआत की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक तरह से लिखूंगा कि मेरे पास शुरुआत की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, और जो न्यू लेंथ है पुराने वाली लेंथ की क्या है? डबल है। तो अब अगर नई वाली फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, तो नया वाला टेंशन डिवाइडेड बाय पुराना वाला टेंशन कितना होगा? ओके, सिंपल सी बात है। हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ओके, वायर की सिर्फ लंबाई बढ़ाई गई है। अगर वायर की सिर्फ लंबाई बढ़ाई गई है तो उसका मास पर यूनिट लेंथ कैसा होगा? सेम होगा। मास पर यूनिट लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, अनलेस आप मटेरियल नहीं बदलते या कहा नहीं जाता कि आपकी लीनियर डेंसिटी चेंज हुई है, तब तक आप म्यू में कोई बदलाव नहीं लाते। ओके, अब मुझे रेशियो निकालना है टेंशन का, तो मुझे इसको रूट से आज़ाद करना पड़ेगा। रूट से आज़ाद करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर ले लूंगा। तो चलो उसका स्क्वायर लेते हैं। एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 L² मल्टीप्लाई बाय टी बाय म्यू। ओके, तो अगर मैं कांस्टेंट चीज़ों को छोड़ूं, क्योंकि यहाँ बदलने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? लेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ को और फ्रीक्वेंसी को इधर अगर मैंने ला लिया तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। बाकी चीज़ें नहीं भी लिखे तो चलता, बिकॉज दे आर कांस्टेंट। ओके, फिर उसके बाद जब मैं टी डैश अपॉन टी करूंगा, टी डैश अपॉन टी, तो आएगा एन डैश अपॉन एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर। ठीक है, अब एन डैश अपॉन एन क्या है? टी डैश अपॉन टी इज इक्वल्स टू एन डैश कितना है? 300 हर्ट्स। एन कितना है? 200 हर्ट्स। तो वो हो जाएगा बेटा 3/2 का स्क्वायर, है ना? 3/2 का स्क्वायर। और एल डैश कितना है? ट्वाइस एल, तो ट्वाइस एल अपॉन एल और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट गोज फॉर हाउ मच? 9:1। तो हमारा आंसर जो आने वाला है इसके अंदर वो इट विल बी 9:1। आ समझ में? कॉपी दैट। String is fixed. String is fixed at both ends. Full stop. What is the ratio of? What is the ratio of? आप बातें नहीं करेंगे बेटा, इधर ध्यान देंगे चुपचाप। What is the ratio of frequency of? What is the ratio of frequency of the first harmonic? What is the ratio of frequency of first harmonic to that of the second harmonic? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है ना? आप तो ओरली बता सकते हैं इसका आंसर। कोई बताएगा मुझे ओरली क्या रहेगा विदाउट यूजिंग एनी पेपर? बताओ मुझे इसका आंसर क्या रहेगा? 1:2, परफेक्ट, है ना? फर्स्ट हार्मोनिक इज जस्ट एन एंड सेकंड हार्मोनिक इज ट्वाइस एन। एन स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो जब आप उसका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2, है ना? बहुत सिंपल। फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला है n इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। ओके, सेकेंड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या आता है?
तो सेकेंड हार्मोनिक का फॉर्मूला होता है N1 ट्वाइस N करके हम लोग बोलते हैं। ये नहीं भी लिखता तो चलता था फॉर्मूला, सिर्फ इतना बोलूँ अगर मैं कि फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक N1 इक्वल्स टू ट्वाइस N है, और हमें रेशियो निकालना है फर्स्ट हार्मोनिक टू द सेकंड हार्मोनिक, तो N अपॉन N1 इज इक्वल्स टू 1:2, है ना। N क्या है यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक, N1 क्या है यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक। अब कोई बोल रहा होगा सर ये सेकंड हार्मोनिक है तो उसको 1 क्यों लगा रहे, सफिक्स में जो 1 होता है वो हार्मोनिक नहीं रिप्रेजेंट करता, ओवरटोन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इधर का हो चुका है लेफ्ट साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इट, इट्स हियर। The velocity of a transverse wave on a string of length, the velocity of a transverse wave on a string of length, string of length 0.5 meter is 225 meter per second. ओके, हाँ इससे फुल स्टॉप आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, नॉट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन, what is the fundamental frequency, what is the fundamental frequency, what is the fundamental frequency of a standing wave, what is the fundamental frequency of a standing wave on this string, what is the fundamental frequency of the standing wave on this string if both are kept fixed, if both are kept fixed, क्वेश्चन मार्क। ये मेरा पहला क्वेश्चन बन के आ रहा है यहाँ पे, तो खैर आसान है, n इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू करके हो जाता है। और दूसरा सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पे, दूसरा सवाल ये पूछा गया है why string is vibrating with fundamental harmonic, while string is vibrating in fundamental harmonic, while string is vibrating in fundamental harmonic, comma, what is the wavelength of sound produced, what is the wavelength of sound produced, what is the wavelength of sound produced in air if velocity of sound is 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। क्या बोला हुआ है, velocity of a transverse wave on a string of length 0.5 meters. So ये क्या दिया गया आपके पास बेटा, length of the string and how much is it, 0.5 मीटर, और वो ट्रांसवर्स वेव जो पैदा हुई थी उसके अंदर वो कितनी थी
225 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब भी आप स्ट्रिंग को ऐसा प्लग करते हो, सबसे पहले एक ट्रांसवर्स वेव जाती है, प्रोग्रेसिव वेव, रिजिड सपोर्ट से टकरा के वापस आती है और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो जिस स्ट्रिंग में आपने प्लग किया था उसकी लेंथ इतनी थी, उसमें से जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही थी इट्स 225 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड थी। ओके, फर्दर व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव ऑन दिस स्ट्रिंग, वो द केप्ट फिक्स। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ओके, चलो माना n इक्वल्स टू 1/2। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम आ जा रही है यहाँ पे, हमारे पास टेंशन नहीं है, हमारे पास लीनियर डेंसिटी नहीं है। क्या लगता है इसका इलाज क्या है? वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2L मल्टीप्लाई बाय v, है ना। अच्छा ठीक है, v 225 और l आपका 0.5, तो 225 टू मल्टीप्लाई बाय 0.5, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 225 हर्ट्ज। तो मुझे ये पता चल गया कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटा, 225 हर्ट्ज है। अच्छा ठीक है, अब होगा क्या कि ओके, ये हमें पता चल गया कि तार एक सेकंड में 225 बार ऐसा आगे पीछे ऑसिलेट करता है। उसने पूछा है कि व्हाइल स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग द फंडामेंटल हार्मोनिक, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन एयर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसा है कि जितना आपका फ्रीक्वेंसी में तार वाइब्रेट करता है, सेम वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उसके आसपास के मीडियम में। मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपके तार की होगी वही फ्रीक्वेंसी आपके साउंड की होगी। समझ में आ रही है ना? क्योंकि अगर मैं तार को ऐसे खींच के करूँ, यूं यूं आगे पीछे वाइब्रेट करूँ, तो उसके वजह से, तार के वजह से धक्के मीडियम की लेयर है जो, उसको धक्का पड़ रहा ना, और उसके कंप्रेस रिलैक्स हो रहा। अगर ये तार एक सेकंड में 2 बार ऐसा हो रहा, तो मीडियम भी एक सेकंड में 2 बार आगे पीछे होगा। तो इसीलिए मीडियम के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी और तार की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम। और मीडियम जब वाइब्रेट करते हुए हमारे कानों तक पहुंचता है तो उसका जो सेंसेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड, है ना। तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, यहाँ पर देखो क्या सीन है यहाँ पे, कि आपका जो फ्रीक्वेंसी तार का होगा वही फ्रीक्वेंसी साउंड का होगा। ओके, तो मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है अगर इसका स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी मैं जानता हूँ, स्पीड दिया हुआ है, वेवलेंथ कैलकुलेट करता है। आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? n इक्वल्स टू v इक्वल्स टू एन लैम्बडा, n इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल्स टू v बाय n बोलते हैं जिसको हम लोग, ये फॉर्मूला लगेगा। तो सिंस लैम्बडा इक्वल्स टू v बाय n, therefore lambda equals to v is how much, 330, so 330 divided by 225, 2.25 कितना रहा, 1.46, बस इतना ही। तो लैम्बडा विल बी 1.46 मीटर्स। हाँ, ये समथिंग 1 पॉइंट करके ही आने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा उसको रिलेटेबल सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं इसको क्या करूंगा, मान के 3.3 डिवाइडेड बाय 2.25 कर दूंगा। 2.25 क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, फिर 3.3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करता हूँ। तो इस तरह से मैं कर सकता, बोलिए बोल। हाँ, उधर से रखने का बोल रहा था, उधर से रखने का बोलता ना इंसान तो यूं बोलता है ना, तो उसको यूं यूं कर रहा था। क्या है, मतलब इतनी चूल है तुमको, एक थोड़ी देर के लिए तुम पढ़ने लिखने आए, तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर तुमको पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हो और तुम क्या हरकतें करते हो? हाँ? अभी मैंने वहां से बात किया, इससे पहले वाली बैच आपके सीनियर्स, उसमें गर्ल्स चैन से नहीं बैठती थी, वो बातें करती रहती थी इधर उधर इधर। ये वाली बैच, इसमें भी गर्ल्स चैन से नहीं बैठ रही, बातें करना चालू इधर उधर इधर उधर। इस वाली बैच में गर्ल्स चुपचाप बैठती, बॉयज करते रहते इधर उधर इधर उधर। ये जेनेटिकल चेंज कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, है ना। कि एक लिमिट होती है, 1 साल हो गया, आप लोग मैच्योर्ड हो जाना चाहिए। अभी भी वही हरकत नए बच्चों के ऐसा, है ना। 2 लोग करते हैं, एक तो नया है उनके लिए नया, हाँ देख 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 नया, है ना।
है ना, ये दो, एक पर्सन ये होता है ना, या फिर एक जंगली पर्सन होता है, सामने क्या सीन चल रहा है उसको मालूम ही नहीं, है ना। अब जैसे मान लो गांव में जा रहे, आप खेड़े पाड़े में जा रहे, कोई अच्छा बाहर का कोई एक प्रोफेसर आके बहुत बेहतरीन लेक्चर दे रहा है वो, है ना, वो क्या कर रहे हैं, है ना? ये दो लोग करते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में मुझे बता दीजिए। क्योंकि एक लर्नड पर्सन है, वो पढ़ने आया यहाँ पे, सीखने आया यहाँ पे, सामने सिखाया जा रहा है तो उसी पे फोकस करेगा वो, समझे ना, मैं सबको बोल रहा है ये पॉइंट। तो भाई आप पढ़ने लिखने आए हो, लर्नड पर्सन हो यार, आप सीखो यहाँ पर क्या चल रहा है, एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं जी। चलो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्टार नजर आया उसके ऊपर, तो ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, ग्रेट पॉसिबिलिटी ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, a string 105 centimeter long, a string 105 centimeter long is fixed at one end, is fixed at one end, full stop, is fixed at one end. The other end of the string is moved up and down, the other end of the string is moved up and down. The other end of the string कहाँ गया रे? Is moved up and down with a frequency between 15 hertz. With a frequency 15 hertz. Full stop. A stationary wave produced in the string. A stationary wave produced in the string. Stationary wave produced in the string consists of 3 loops. Full stop. Calculate the speed of progressive. Calculate the speed of progressive waves which have produced the stationary wave in the string. Sorry, it's a statement, not a question. तो इस तरह से, तो एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई आपको 1.05 सेंटीमीटर्स दी गई है। अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1.05 मीटर्स, है ना। सॉल्यूशन में लेंथ आपको दिया गया है 105 सेंटीमीटर, दैट गोज फॉर 1.05 मीटर्स। The other end is moved up and down with a frequency of 15 hertz. 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से आप उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स। मतलब अगर मैं एक रिजिड सपोर्ट इमेजिन करके चलूं और ये एक दूसरा रिजिड सपोर्ट है और ये 2 पॉइंट्स हैं, तो फिर इस तरह से 3 लूप्स का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर मैं यहाँ देख सकूं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मैं यहाँ कह सकता हूँ 3 λ/2, है ना, क्योंकि यहाँ 3 लूप्स मतलब यहाँ नोड, यहाँ नोड, यहाँ नोड, यहाँ नोड, एवरी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, 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 तो कुल मिला के 3 λ/2। तो इससे मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, मतलब प्रोबेबली, है ना, इससे वेवलेंथ की जानकारी मिल सकती है। और हमसे क्या कहा गया है, द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव क्या आएगा पता लगाइए। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का बेसिक फॉर्मूला जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, v इक्वल्स टू n लैम्डा।
और जैसे कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू ट्वाइस एल अपॉन 3, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ v इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एल अपॉन 3, v इक्वल्स टू 15 2 टाइम्स 1.05 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3 5 जा 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.05, दैट विल बी हाउ मच 10.5, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore v is equals to how much 10.5 मीटर पर सेकेंड, as simple as that. लिखो प्रीवियस क्वेश्चन हो चुका है क्या? ये सभी का हो जाए, क्वेश्चन लिखना तो सभी का हो गया होगा आई थिंक, जिसका ये हो जाए वो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपके बैच में ये क्यों नहीं आ रहा मैटर जैसा अभी, मतलब कुछ बैचेस में देख रहा हूँ लास्ट टाइम कोविड के बाद से आगे क्यों नहीं चल रहे आप लोग जैसा, मतलब प्रीवियस बैचेस में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे मेरे अक्सर, बहुत सारे उसमें देखा मैंने, उनके पास भी ऐसी डेटा रहता था, ये लोग मेरे से आगे चलते थे, आगे क्यों नहीं मेरे को सॉल्व करते रहते स्पीड से। ये लोग आप करो, ये चीज़ अप्लाई करो आप लोग, हो गया ना तो आप बैठो मत, रफ में आगे का सॉल्व करते बैठो, पेंसिल से सॉल्व कर दिया करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह इससे स्पीड भी बढ़ेगी आपकी। So this was also from the state board. And the next question, as you can see, it consists of 2 stars. So it's from the NCRT. A wire stretched between 2 rigid supports. Stretched between, कौन है वो अगेन प्रूफ कर रहा था ये बात को? आई एम सॉरी बट मैं आप सबको वार्निंग दे दूं, मैं अभी धीरे धीरे आगे जाके आपसे बहुत हार्श होने वाला हूँ, मैं बहुत रफली बोल दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे कम वक्त में एनसीईआरटी 12 पूरा निपटाना है जून से, है ना, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए उसके अंदर, मैं मतलब पढ़ाई छोड़ के आपको बस बोलते बैठूं, और भले ही आपको लग रहा होगा कि भाई हम कर रहे हैं मगर दूसरों को डिस्टर्बेंस होता, जो बच्चे पढ़ने वाले आपके आसपास बैठे हुए हैं वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। रिजिड सपोर्ट्स वाइब्रेटेड इन फंडामेंटल मोड विथ a frequency of with a frequency of 45 hertz. Full stop. The mass of wire is 3.5 into 10 raised to the power minus 2 kilogram. The mass of wire is 3.5 into 10 raised to the power minus 2 kilogram, and its linear mass density is 4.0 into 10 raised to the power minus 2 kilogram per meter. Full stop. What is the first question says the speed of transverse wave on the string. The speed of transverse wave on the string. Speed of transverse wave on the string. Second, tension in the string. चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैलकुलेट करिए, क्या हो सकता है इसका आंसर?
एक वायर है जो दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में अटैच है और ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज है। तो ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 45 हर्ट्ज। मास ऑफ द वायर इट इज गिवन बाय 3.5 into 10 raised to power minus 2 kilogram and its linear mass density that's mu 4.0 10 का power minus 2 kilogram per meter. What is the speed of the transverse wave? The first thing that has been asked is speed of the transverse wave and the second thing that has been asked is given by tension in the string. तो देखो speed of the transverse wave, तो टेंशन से देखो स्पीड तो एक n इक्वल v इज इक्वल टू n लैम्बडा से भी सॉल्व कर सकते हैं और v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है तो पहले टेंशन निकालना पड़ेगा। तो टेंशन तो खुद पूछा है उसने तो वो तो यूज नहीं कर सकते। फिर अटके कहाँ पर, एन लैम्बडा। तो पहला सवाल जो है वो v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा से आ जाएगा क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी निकालना है, वेवलेंथ लगेगी। अब दिक्कत जा सकती है कि वेवलेंथ क्या होगी, तो इसके लिए फोकस ये करना पड़ता है वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कि किस मोड में वाइब्रेट कर रहा है। किस मोड में वाइब्रेट कर रहा है, ये फंडामेंटल मोड। अगर लास्ट क्लास का लेक्चर आपको याद हो अच्छे से, है ना, तो ये देखिए बेटा, ये स्ट्रिंग इस तरह से अटैच होता है, उसको आप पुल करके छोड़ते हैं तो फंडामेंटल मोड में कुछ इस तरह का सिर्फ एक लूप जनरेट होता है। फंडामेंटल में एक लूप जनरेट होता है। तो ये हुआ नोड, ये हुआ नोड और ये रहा एंटी नोड। और एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लैम्बडा बाय 2। तो मतलब यहां पर जो एल है वो लैम्बडा बाय 2 के बराबर है। तो जाहिर बात है लैम्बडा क्या होगा, ट्वाइस एल के बराबर होगा, यानी लैम्बडा की जगह आप क्या डाल सकते हैं, ट्वाइस एल। ओके, गॉट दैट। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, अच्छा लेंथ है क्या मेरे पास आज तक, हाँ मतलब लेंथ भी निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो चलो ठीक है, ये सही है, साइड में एक और करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा वर्क। मेरे पास म्यू इज इक्वल्स टू मुझे मालूम है एम बाई एल होता है, तो एल इज इक्वल्स टू एम अपॉन म्यू करना पड़ेगा। एम कितना दिया हुआ बेटा, 3.4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 अपॉन 4। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा ही डाल देते हैं, इनको 3.5 सॉरी 3.5 3.5 अपॉन 4 के साथ ही डाल देते हैं इसको, है ना। तो एल की वैल्यू मैं यहां डालूंगा, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 45 मल्टीप्लाई बाय 2, एल की वैल्यू है 3.5 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो 2 1 जा 2 2 जा। अब क्या करो, 3.5 को 45 से मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आता है। 3.5 को 45 से मल्टीप्लाई करिए, 1575, दैट मीन्स 157.5 है ना, 157.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 157.5 डिवाइडेड बाय 2, देखिए कितना आ रहा है, 7 8 78.7 78.7 78.75 78.75, so it will be 78.75 meter per second. So this is our first answer, that's velocity. अब हमारे पास टेंशन निकालना है तो सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। अब इसका स्क्वायर लो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय म्यू, तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर t इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू म्यू, दैट इज t इज इक्वल टू v स्क्वायर दैट इज 78.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय म्यू, दैट्स 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। प्लीज कैलकुलेट करके देखिए क्या आंसर आता है। जदू को कपड़ देना, बेटा कपड़ दे दो, थैंक यू।
अगला क्वेश्चन कौन सा पढ़िए। स्टैंडिंग वेव हैज 5 नोड्स। ये standing wave having 5 nodes and 4 antinodes is formed between two angstrom degree distance. And find the wavelength. आसान है। इसका आंसर क्या आया? 1? नहीं, 248.06 248.06 248.06 न्यूटन। दिस शुड बी द आंसर, है ना? बहुत ज्यादा गलत है फिर वो तो। अच्छा, इसका बोल रहे हैं, इसका पूछा। तुम आगे चल रहे हो, मतलब वेरी गुड। और आगे चलो, चलते रहो, रुको मत। एक स्टैंडिंग वेव है जिसमें 5 नोड 4 एंटी नोड। जितने एंटी नोड उतने लूप्स, है ना? जितने एंटी नोड उसमें उतने लूप्स। और इसमें क्या है, कितने 2 एंगस्ट्रॉम डिग्री के डिस्टेंस पे वो डेवलप हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर ये रस्सी ऐसी थी, कितने नोड्स बोला उसने? 5। 2 तो एंड पर रहेंगे, 3 बीच में रहेंगे, है ना? इस तरह से 3 ये तो यहाँ पर रहेंगे। ओह शिट, ठीक है, ओके। फाइंड है वो, फाइंग हो गया। ओके, तो देखो बेटा, ये नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड। ओके, एक लूप का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2। ऐसे कितने लूप हो गए? 4, तो 4 लैम्बडा बाय 2, एल इक्वल्स टू 4 लैम्बडा बाय 2, यानी ट्वाइस एल, है ना? एल ट्वाइस लैम्बडा, सॉरी, एल इक्वल्स टू 4 लैम्बडा बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस लैम्बडा, दैट इज लैम्बडा इक्वल्स टू एल बाय 2। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है अपने पास? अरे तो यही हो गया कैलकुलेट, उधर जाना भी नहीं पड़ा। ठीक है, therefore lambda is equals to 2/2, that is equals to 1 angstrom। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अगला यही है, a stretch string is 2 मीटर लॉन्ग। हाँ, अगला बोलिए कौन सा है? मास डेंसिटी ऑफ 9। चलिए ठीक है। A string with mass density of 9 into 10 raised to power minus 3 kilogram per meter is under tension 360 Newton and is fixed at both ends. Full stop.
one of its resonance frequency is 470 hertz. One of its resonance, come on, one of its resonance frequency is 470 hertz. Full stop. The next higher frequency, the next higher frequency is 560 hertz. Full stop. Find the mass of the string. स्ट्रिंग का मास पता लगाइए. तो क्वेश्चन में करना क्या है, इस चीज का तो उसने खुद ही खुलासा कर दिया है ना. क्या बोला उसने, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और उसके बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी में फर्क जो है इतना इतना है. तो रैंडमली कोई भी फ्रीक्वेंसी पकड़ लीजिए. जैसे कि मैंने क्यूएथ ओवरटोन पकड़ा. मैंने कौन सा पकड़ा, क्यूएथ ओवरटोन. तो क्यूएथ ओवरटोन पकड़ूंगा तो एन क्यू और उसके बाद वाला ओवरटोन एन क्यू प्लस वन. तो एन क्यू प्लस वन माइनस एन क्यू, तो कितना आने वाला है, 560 है ना. फिर आप एन क्यू प्लस वन और एन क्यू इसका फॉर्मूला डालिए, आगे खेल आपको समझ में आ जाएगा. ठीक, ट्राई करो, ट्राई करो, आने दो गलत, ट्राई करो, गलत तो गलत. देखो, एक स्ट्रिंग है जिसके मास डेंसिटी 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर है. सब लोग ध्यान दे इधर, पूरा फुल फोकस इधर. लीनियर मास डेंसिटी 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, और वो टेंशन कितना है उसके ऊपर, 360 न्यूटन का टेंशन है. दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है किसी one of its resonance frequency is 470 hertz and the next higher frequency is 560 hertz. अच्छा ठीक है, मतलब NQ कितना है, 470 hertz है. तो उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी NQ प्लस वन हो जाएगा, वो कितना है, 560 hertz है ना. क्या रेशो लेके काम हो जाएगा, कि अगर मैं रेशो लेता हूं तो एल भी कैंसिल हो जाएगा. टेंशन में क्या हुआ है, टेंशन का पता नहीं ना अपने को, टेंशन सब सेम है, एल पता नहीं है. या फिर सब्ट्रैक्शन करके, दोनों करके देखते हैं, पहले पर सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं. तो एन क्यू प्लस वन, एन क्यू प्लस वन माइनस एन क्यू क्या आएगा, लेंथ दिया है अपने को 1/2 अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, टी बाय म्यू. नहीं यार, इससे नहीं आ रहा, फिर वो म्यू भी कैंसर, टी भी कैंसर अपने निकाल. अच्छा वही वही तो निकाल, फाइंड द मास ऑफ द स्ट्रिंग. मास, अच्छा एल निकालना पड़ेगा पहले आपको, कि एल कैंसिल नहीं करना है, एल निकालना है, फिर उसको मास निकालना है उसके जरिए. तो वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रेशियो नहीं ले सकते. बताता हूं मैं. ओके, फॉर्मूला क्या है, एन क्यू प्लस वन माइनस एन क्यू. अगर आपको याद होगा, क्यूएथ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या है बताओ, क्यूएथ ओवरटोन का क्यू प्लस वन 1/2 अंडर रूट ऑफ टी बाय, या क्यू प्लस वन इंटू एन. तो क्यू प्लस वन ओवरटोन का क्या हो जाएगा, क्यू प्लस वन यानी क्यू प्लस टू. तो मैं बोलूंगा क्यू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी माइनस क्यू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अच्छा ठीक है, क्यू एन प्लस ट्वाइस एन माइनस क्यू एन माइनस एन,
ये कटा, ये कटा, क्या बचा? जस्ट n, ट्वाइस n माइनस n, n। चलिए ठीक है, आगे n क्यूब प्लस 1 माइनस n क्यूब, मतलब 560 माइनस 470, दिस विल बी हाउ मच? 90। तो 90 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। n है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 90 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l मुझे निकालना है, मेरा टारगेट है, अंडर रूट ऑफ टेंशन कितना है? 360, और म्यू कितना है? 9 इंटू 10 रेज्ड टू पावर माइनस 3। चलो कुछ कैलकुलेशंस डायरेक्ट करेंगे। ये माइनस 3 ऊपर जाएगा, प्लस 3, एक जीरो इसका ले लेगा, वो प्लस 4 हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 9, फिर उसका लेंगे आप स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या आ जाएगा देखते। तो 36 का तो क्या हो जाएगा? 6, 10 का पावर 4 का क्या हो जाएगा? 10 का पावर 2, और ये हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स इट विल बी 3। 3 1 जा 3, 2 जा 2, और ये 2 कट गया। तो मैं यहाँ L इज इक्वल्स टू फिर क्या बोलूंगा? 1 अपॉन 90, 10 का पावर 2, यानी कि 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9 मीटर्स। अब इसको ऐसे ही रहने दो, शायद आगे 9 का कुछ इस्तेमाल हो जाए। अब हमको क्या करना है? मास कैलकुलेट करना है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं म्यू इज इक्वल्स टू m बाय l। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? म्यू इंटू l। अच्छा ठीक है, तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू म्यू कितना बेटा? म्यू इज 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3, और l कितना है? 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9। तो ये 9 और 9 कैंसिल, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। एक बार मैं चेक कर लूं मेरा आंसर सही है कि नहीं, और आप भी चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन मेरा सही हुआ कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। यस दैट्स करेक्ट, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 किलोग्राम। ओके, चलिए फिर इसका सोचिए ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या हो गया मुश्तबा? अच्छा अच्छा, मुबारक। चलो अब लिखो आप अगला। तो देखिए बेटा यहां क्या था, इफ वी इंक्रीज द टेंशन ऑफ स्ट्रेस्ड वायर बाय 5 किलोग्राम वेट। तो आप ऐसा इमेजिन करके चलिए कि पहले टेंशन कैपिटल टी हुआ करता था, बाद में टेंशन क्या हो गया? टी प्लस 5, है ना, टी प्लस 5, नया वाला टेंशन। पुराने वाले टेंशन में 5 किलोग्राम वेट आपने ऐड करा। ओके, याद होगा फोर्स को लिखने के दो यूनिट्स होते हैं, एक ग्रेविटेशनल यूनिट और एक एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में वो क्या लिखा जाता है? न्यूटन में, और ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम वेट में। अब क्योंकि मैं उसको ग्रेविटेशनल यूनिट में ही रखूंगा तो आंसर भी मेरा ग्रेविटेशनल यूनिट में ही आएगा, है ना। अगर आपको उसको एब्सोल्यूट यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, खैर फिलहाल आपको कहा गया कि जो नया वाला टेंशन है पुराने वाले टेंशन में 5 जोड़ा गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? वायर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसमें बदलाव आ गया, और जब मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पुरानी अपॉन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नई, इसका जब रेशियो लिया तो वो वैल्यू कितना आया? 2:3। तो पुराना वाला टेंशन क्या होगा वो पता लगा। जैसे कि आप जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेसिक 1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ओवरऑल सिस्टम में सिर्फ टेंशन में बदलाव लाया गया, ना आपने लंबाई बदले, ना आपने लीनियर मास डेंसिटी बदले, सिर्फ क्या बदला गया? टेंशन, और उसके कारण फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बदल गया। तो जब मैं बोलूंगा नया वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो बोले एन डैश 1 अपॉन ट्वाइस एल अंडर रूट ऑफ टी प्लस 5 अपॉन म्यू।
जब मैं n अपॉन n डैश करूंगा तो बाकी की सारी बातें कैसी है, सेम है। लेंथ भी पुराना ही है, लीनियर मास डेंसिटी भी पुराना ही है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन टी प्लस 5। अब किसी ने ये मत कर देना कि टी और टी कैंसल, ऐसा कैंसल नहीं होता भैया, है ना। और वो तो निकालना ही है अपने को, क्या कैंसिल कर रहे हैं उसको। तो खैर, तो ये हो गया आपका 2:3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन टी प्लस 5। इसका स्क्वायर करो, 4/9 टी अपॉन टी प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 4t प्लस 20 90, 5t इज इक्वल्स टू 20, t इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, t इक्वल्स टू 4 न्यूटन। आया समझ में आपको। तो हमें जो है पुराना टेंशन मिल गया, दैट वाज 4 न्यूटन। देख लो, अगर किसी ने न्यू टेंशन पूछा तो कितना है वो, 9, 4 प्लस 5 है ना, 9 न्यूटन। ठीक है। और अगर किसी ने पूछ लिया आपको भैया लेंथ क्या, नहीं लेंथ के लिए फिर लीनियर मास डेंसिटी लग जाएगा आपको, है ना। और क्या बोल रहे थे आप, ओह सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ये किलोग्राम वेट है। वो टेंशन लिखने की आदत है ना अपने को न्यूटन में, तो ध्यान ही नहीं रहा कि वो किलोग्राम वेट में दिया हुआ है। तो 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता 19.6 का डबल, है कि नहीं, 38 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा वो, 30.39 जो भी होगा। चलिए, चलिए ये अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्या बोला हुआ है, द वायर एंड स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन। कितना पांचट क्वेश्चन है यार, क्या आएगा बोलो, ओरली बोलो। 880 पहला, दूसरा 1320, है ना, कितना आसान था ये। तो हम देखो क्या दिया गया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज दिया गया है। फर्स्ट ओवरटोन जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एन होता है, 2 मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट्स वाई ये 2 मल्टीप्लाई ऑफ एन करेंगे तो 880 हर्ट्ज। ओके, सेकेंड ओवरटोन जो होता है वो थ्राइस ऑफ एन होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 440, therefore n2 is equals to क्या आया, 1320। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या पढ़िए, गिटार है क्या, इधर का हो चुका है क्या आपका। अगला क्वेश्चन, a string of guitar is 80 centimeter long and has a fundamental frequency of 112 hertz. Full stop. If a guitarist wishes to produce a frequency of 160 hertz, comma, where should ये है ना क्वेश्चन, should the person
press the string. String, not spring. Question mark. ये हो चुका है सॉल्यूशन सभी का। कोई लिख रहा? मतलब प्लकिंग डिस्टेंस पूछा तुमसे। प्रेस है कि वहां प्रेस बोला है ना? प्रेस बोला है। देखो, ओके, तो एक गिटार में अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो ये रफ अगर मैं देखूंगा, इस तरह से तार लगे रहते हैं। तरीके है ना। अब ये यहाँ पर तार रहते हैं और ये यहाँ पर एक की रहती है। ये की इस्तेमाल किया जाता है इसको कसने के लिए, तार को कसने के लिए, टेंशन बढ़ाने के लिए। और आपको मालूम फ्रीक्वेंसी का 1/2 अंडर रूट ऑफ टी बाई मीटर, टेंशन से फ्रीक्वेंसी बदलते रहती है। अब ऐसा है कि आपने देखा होगा जो गिटारिस्ट रहता है ना, यहाँ प्लग करता है ना, और फिर वो यहाँ से, ये फिंगर से ये अलग अलग पोजीशन पे दबाता है तार की, है कि नहीं? यहाँ पे कभी, यहाँ पे कभी, यहाँ पे, कहाँ पे, है ना, फिर अलग अलग नोट निकलते हैं। म्यूजिक निकल टिंग 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 टिंग, है ना। तो वही जो भी है, अल्फा के दिनचर्या क्या बोलते हैं ना, गाने नहीं गाना चाहिए, कमिंग बैक। तो ये अलग अलग पोजीशन पे वो प्रेस करता है। जब अलग अलग पोजीशन पे वो प्रेस करेगा तो अलग अलग साउंड निकलता है, नोट निकलता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है। वो इस वजह से कि जब वो यहाँ पर प्लग कर रहा था और जब उसने यहाँ प्रेस करके प्लग किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाइब्रेटिंग लेंथ था। क्या था? यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाइब्रेटिंग लेंथ था। फिर उसके बाद जब उसने यहाँ पर प्रेस किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वाइब्रेटिंग लेंथ था। हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी का कोई भी ओवरटोन अगर मैं बोलूँ तो उसका क्या है, Q+1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है ओवरटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो, ये वाइब्रेटिंग लेंथ ज्यादा है, अगर तुम यहां प्रेस कर रहे हो तो वाइब्रेटिंग लेंथ ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी कम। और अगर यहां पर तुम प्रेस करोगे तो ये वाइब्रेटिंग लेंथ यहां से लेकर यहां तक कैसी है, कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी ज्यादा, है ना। डिपेंडिंग आपको कितनी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी को कम करना है, आप ऊपर नीचे इस तरह से उंगलियों से जो कहा रहता है ऊपर ये फिंगर से उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये वाइब्रेटिंग लेंथ डिसाइड हो जाता है फिर। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेटिंग लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेटिंग लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेटिंग लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेटिंग लेंथ है। तो जब भी आप गिटार पर प्रेस करते हैं वो क्या डिसाइड करता है? वाइब्रेटिंग लेंथ, है ना, ये याद रखना। तो आप कहेंगे वैसे तो पूरा जो वायर था पहले, अ स्ट्रिंग गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज। मान लो कि पहले ये प्रेस ही नहीं किया गया, यहाँ पर ये तार को पकड़ा है, इमेजिन करो ऊपर वाला तार, यहां से लेकर यहां तक की उसकी लंबाई कितनी है ना, 80 सेंटीमीटर। और उस वक्त फ्रीक्वेंसी कितने की आ रही थी? 112 हर्ट्ज की। आपको कौन सा मोड था, मान लो बेसिक फंडामेंटल मोड मानो या फिर कुछ भी मानो, है ना, कोई तो भी एक पर्टिकुलर मोड होगा, फंडामेंटल पकड़ के चलते हैं चलो। तो मैं कहूंगा कि पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी? 112 हर्ट्ज। 112 हर्ट्ज पहले पुरानी फ्रीक्वेंसी थी और पुराना वाला लेंथ कितना था? 80 सेंटीमीटर। ओके, फिर आपने क्या किए? इफ द गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस 160 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अब वो चाहता है कि मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करूं, तो नया वाला फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 160 हर्ट्ज, एंड डैश इज इक्वल टू 160 हर्ट्ज। वो कह रहा है कि वो कहां प्रेस करना चाहिए। अब कहां प्रेस करने से मतलब क्या है ये, कि कितना वाइब्रेटिंग लेंथ होना चाहिए।
अब जैसे कि आप जानते हैं सिंस n इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। देखो टेंशन तो कांस्टेंट रहेगा, टेंशन तो बदल नहीं रहा, म्यू भी कांस्टेंट रहेगा, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। तो फिर मैं कहूंगा n1, या n1 तो नहीं बोल रहा हूं मैं, nl इज इक्वल टू n डैश l डैश। तो l डैश इज इक्वल टू n इंटू l अपॉन n डैश। n कितना है 112, l कितना है 80, n डैश कितना है 160। तो है ना 80 160, 160 ही 100 है, 160 ही है ना। हाँ, तो वन जा टू जा, तो जरा बताओ कितना है 56 है ना। तो भैया इसको इतनी फ्रीक्वेंसी का नोट्स जनरेट करने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ प्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से वाइब्रेटिंग लेंथ डिसाइड होती है। सॉरी, सेंटीमीटर, माय मिस्टेक, सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी दैट। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हो गए? ये लेना पड़ेगा फिर कुछ। देखिए अगला, थोड़ा सा और थोड़ा सा कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स टाइप में थोड़ा सा। A stretched string is 2 meter long. A stretched string is 2 meter long. Full stop. Its mass per unit length is 2 gram per meter. Full stop. It is stretched by force of 720 Newton. Full stop. It is plugged at a distance. It is plugged a distance of 10 centimeter from one end. Then find the frequency of note emitted by it. तो जैसे कि क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई आपकी 2 मीटर दी गई है। स्ट्रिंग की लंबाई 2 मीटर, मास पर यूनिट लेंथ यानी म्यू 2 ग्राम पर मीटर, 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 720 न्यूटन, मतलब टेंशन 720 न्यूटन। इट इज प्लग्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। प्लकिंग डिस्टेंस को मैं क्या बोलूं, एक्स बोल देता हूं। 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻² मीटर, 0.1 मीटर। Okay, from the end, then find the frequency of note. Frequency of note पता लगाना है। तो अब ये frequency of note, सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि कौन से मोड में वाइब्रेट कर रहा है। सेकंड मोड है, थर्ड मोड है, फोर्थ मोड है ना, ये मालूम करना जरूरी है। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते फंडामेंटल, है ना, क्योंकि प्लकिंग डिस्टेंस फंडामेंटल कब होता है, जब बीच में आप वाइब्रेट प्लग करते हैं ना। एक रस्सी है, देखो इधर,
एक इस तरह से रस्सी है, तुम यहां अगर प्लग करोगे, यहां अगर प्लग करोगे तो क्या होगा, एक लूप पैदा होगा, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा बीचों बीच यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसके भी बीच वाले डिस्टेंस पे करता हूं तो यहां पर 4 लूप्स पैदा हो जाएंगे, है ना, और इसके भी बीच वाले डिस्टेंस पे करूंगा तो 8 लूप्स पैदा हो जाएंगे। तो कितना, वो कहाँ रैंडमली प्लग किया गया है, वायर की लंबाई कितनी है 2 मीटर्स, प्लगिंग डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर्स, तो भाई ये कहाँ होगा, तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे है प्लगिंग डिस्टेंस, प्लगिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ P, जहां पर L स्टैंड्स फॉर व्हाट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड P स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लूप्स, कितने लूप बन रहे हैं उसके अंदर वो पता लगाते हैं। तो एक काम करो, प्लगिंग डिस्टेंस दिया है, अब नंबर ऑफ लूप्स का पता लगा लो, है ना। तो प्लगिंग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.1, कैपिटल L कितना है 2 अपॉन 2 इंटू P, कैंसल, 1 बचेगा, P इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.1, यानी P इज इक्वल्स टू 10, मतलब 10 लूप आए यहाँ पे, है ना। कितने लूप जनरेट हुए 10, है ना। अच्छा ठीक है, अगर 10 लूप जो जनरेट हुए तो ये 10th मोड ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है, 10th मोड ऑफ, है ना। एक लूप पैदा होता है तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन फंडामेंटल, 2 लूप पैदा होते तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 3 लूप पैदा होते तो थ्री मोड ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, आपके 10 लूप्स पैदा हुए तो 10th मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो 10th मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि 9th ओवरटोन, तो मैं कहूंगा 10 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू, म्यू है क्या, T भी है ना, सही है, और निकालना क्या है अपने को n, therefore n 9 is equals to 10 upon 2 times of 2 under root of 720 upon mu 2 into 10 raised to power -3। तो देखो भैया ये क्या बन के आएगा 5/2, 5/2, ये -3 ऊपर जाके 0 से मिलेगा, प्लस -3 +3 हो जाएगा ऊपर जाके, और 0 से मिलके 10 का पावर 4 बनेगा, 72 डिवाइडेड बाय 2 36 बनेगा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और 10 का पावर 4 का स्क्वायर रूट होता है 10 रेज़्ड टू पावर 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर 2, 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 1500 हर्ट्ज। तो ये 9th ओवरटोन था, 10th हार्मोनिक था, और 10th मोड ऑफ वाइब्रेशन था, और 1500 हर्ट्ज इसका आंसर था। देखो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, जगह छोड़िए और लिखिए, जगह छोड़िए इसकी, और अभी आगे पहले होमवर्क लिख लीजिए। द टेंशन इन अ पियानो वायर, द टेंशन इन अ पियानो वायर is increased by 25%. The tension in a piano wire is increased by 25%. Full stop. Its frequency becomes dash times the original frequency. Dash times the original frequency. First option 0.8. Second option 1.12. Third option 1.25. The last option 1.56. 1.56 आया समझ में, चलिए देख